हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर। दोस्तों, ये हमारी सीरीज 70 में 70 नंबर पक्का सीरीज चल रही है और आपकी अंतिम तैयारी बहुत ही मजबूत करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी किताब के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो सभी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे लास्ट तक ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चनों को तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन एक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक भी लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्वेश्चन हर बार मिलता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक लिखना है। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? तो इसमें लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो है वो कूलाम मीटर होता है। तो अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तब आपको यही परिभाषा लिखनी है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? और पूछ रहा है कि इसका मात्रक लिखिए, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है P बराबर 2QL। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा? 2QL। ठीक है, Q क्या है? आवेश है। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। L क्या है? दोनों तारों के बीच की लंबाई है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है और इसकी परिभाषा लिखना होता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है? तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यही हो जाएगी विभव प्रवणता। ठीक है, तो माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वी क्या है और डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए, माइनस है और डेल्टा वी है। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन और वी का मतलब होता है विभव। तो विभव में परिवर्तन और x का मतलब होता है दूरी, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। समझ गए? तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, बस इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बेहद आसानी से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप एक दो बार भी इसमें दिमाग लगाओगे और आसानी से याद हो जाएंगे तो समझ लीजिए आप इसमें से दो दो नंबर आसानी से पक्के कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये आपको बताना है। एक समान मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक समान यानी जहां पर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी को क्या कहेंगे? एक समान, है ना। तो नाम अगर इसका समझ गए आप लोग तो नाम से ही आप इसकी परिभाषा बना दोगे। जैसे इसमें लिखते हैं, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब समांतर हो
यानी दोनों रेखाओं के बीच का अंतर, समांतर का मतलब दोनों रेखाओं के बीच का अंतर जो है वो समान होना चाहिए, ठीक है। और समदूरस्थ और उनकी दूरियां भी समान होनी चाहिए, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र समझ गए। अब कह रहा था इसका उदाहरण दीजिए, तो इसका उदाहरण क्या होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण क्या होता है, लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। कहाँ पर होता है, तो लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ठीक है। तो अगर आपसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तब आपको ये परिभाषा लिखनी है, और पूछता है इसका उदाहरण दीजिए, तब आपको ये उदाहरण बताना है कि कहाँ पर होता है, ठीक है। समझ गए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसमें तो समझ लीजिए आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। 2 नंबर का आपका इसमें न्यूमेरिकल भी लग के आता है साथ में। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, यानी आपको परिभाषाएं बताने की कोशिश की है, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा उसको अगली वीडियो में हम समझाएंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आता है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यावहारिक उदाहरण भी दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी साथ में दिया रहता है इसी सूत्र पर, ठीक है। तो आपको 5 नंबर का पूरा मिलेगा। तो उदाहरण का 1 नंबर, परिभाषा के 2 नंबर और न्यूमेरिकल के 2 नंबर, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 नंबर का रखा है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल अलग से आएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में हमको क्या लिखना है समझ लीजिए। इसमें लिखते हैं कि किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है वो संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा, और दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तब ये क्या हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो जाएगा, ठीक है। और कहता है कि इसका व्यवहारिक उदाहरण, तो इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या है, ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली कौन सी है, तो आप बताएंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तब आपको बताना है ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये 1 नंबर में बहुविकल्पीय पूछ लेता है कभी कभी। तो आप लोग समझ चुके हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा इसकी यानी इसका विमीय सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है चलिए समझ लेते हैं। तो इसमें हमको लिखना होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। अब चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या होती, जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या हो जाएगी, ML2
T-2 A-1। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विमीय सूत्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। यहां से आपको 1 नंबर मिल जाएगा इसकी विमीय सूत्र से। उसके बाद में आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम। क्या आता है? लेंज का नियम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर हर बार आपको 1 से 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट लगाया था, आज भी लगा दिया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको तैयार करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो इसमें हमको लिखना है किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, ये लेंज का नियम कहलाता है। और ये एक और नियम होता है, ये किसका नियम होता है? ये होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम का दूसरा नियम, ठीक है। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, उसमें से ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। और कहेगा कि लेंज का नियम क्या होता है, तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो दोनों प्रकार से आपको एक ही नियम लिखना है, ठीक। और ये लेंज का नियम ज्यादातर पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना है ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको मिलती रहे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।